हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न जो है हमारे आसपास के पदार्थ। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन यही है कि हम लोग ये देखेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो पहला क्वेश्चन 293 केल्विन और दूसरा क्वेश्चन 470 केल्विन। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है 293 केल्विन। तो हमने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था जो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273 केल्विन था। तो अब हमें क्या प्राप्त करना है? सेल्सियस प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? केल्विन यहाँ पर लिख देंगे 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन बराबर सेल्सियस। तो इसमें कितना आ जाएगा? ये माइनस करने पर 20 डिग्री सेल्सियस पहले का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा का उत्तर देखेंगे कितना होगा। तो 470 केल्विन माइनस 273 केल्विन सेल्सियस। तो इसका क्या हो जाएगा? सेल्सियस तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और फिर 16 में से 16 में से 7 जाएगा तो कितना होगा? 9 हो जाएगा। और उसके बाद 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो पहले के ही तरह है। तो पहले इसे हम लोगों को केल्विन में बदलना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इधर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में हम लोग सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो सेल्सियस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 25 डिग्री प्लस 273 केल्विन बराबर 5 3 8 7 9 298 केल्विन पहले का आंसर। उसके बाद हम लोग दूसरा देख लेंगे। तो दूसरा भी इसी तरह करेंगे। केल्विन निकालना है, सेल्सियस के जगह हम लोग सेल्सियस रख देंगे और 273 केल्विन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये वाला हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर केल्विन में सेल्सियस की जगह सेल्सियस यानी कि 373 सेल्सियस को हम लोग कितने में? 273 में ऐड कर देंगे। तो इसे हम जो लेंगे ऐड करेंगे तो 3 3 6 हो जाएगा, 7 7 4 हो जाएगा और 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। 7 7 और केल्विन 646 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं एनसीईआरटी का। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि जिसमें हमें दिया है निम्नलिखित का अवलोकन हेतु कारण लिखिए। जो क्वेश्चन दिए हैं उनका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला क्वेश्चन है नेप्थलीन को रखा रह देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। यानी कि जो नेप्थलीन की एक गोली है वह रखे रहने पर कुछ समय बाद अपने आप धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। हाँ, मतलब कि ठोस से गैस में हो जाती है। तो कारण वही हमें कारण बताना ऐसा क्यों होता है।
तो ऐसा इसलिए होता है ऊर्ध्वपातन के कारण। ऊर्ध्वपातन में हमने पढ़ा है जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में चला जाता है, जब कोई पदार्थ हमें ठोस से गैस में चला जाता है तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसका हमने आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि जो नेफ्थलीन की गोलियां ऊर्ध्वपातित होकर सीधे वाष्प गैस में बदल जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो हमने पढ़ा था विसरण के कारण गैस के कण, गैस के जो अणु होते हैं, गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसी के वजह से इत्र का गंध दूर तक जाता है। तो विसरण की वजह से हमें एलपीजी गैस हुआ, ठीक है, या इत्र हुआ या अगरबत्ती हुआ, इसका सुगंध हमें दूर तक जाता है विसरण के गुण के ही कारण। जो हम पहले अभ्यास पहला पढ़े हैं तो उसमें हमने परिभाषा में इसे चैप्टर की थ्योरी जब पढ़ी थी तो हमने विसरण को भी पढ़ा था। उसके बाद हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करना है। यानी कि ये 3 पदार्थ दिए हैं और इनको हमें आकर्षण बल के आधार पर व्यवस्थित करना है। जैसे जो चीनी हो गया ये ठोस है, तो और ये जल है, ये द्रव है, और ये ऑक्सीजन गैस है, तो किनके बीच आकर्षण बल कितना रहेगा? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकर्षण बल अधिक होता है, जो द्रव होते हैं वो ठोस से कम होते हैं तथा गैस से अधिक होते हैं, और गैस में सबसे कम आकर्षण बल पाया जाता है। तो जो चीनी है वो ठोस है, इसका आकर्षण बल अधिक रहेगा, और जल है वो द्रव है तो इसका आकर्षण बल ठोस से कम तथा गैस से अधिक रहेगा। ऑक्सीजन जो है गैस है तो इसका आकर्षण बल सबसे कम होगा। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें जल की अवस्था बतानी है। यानी कि कोई पदार्थ 25 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहेगा। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है यानी कि पानी वह द्रव अवस्था में रहता है। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस पर जब हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस फ्रिज में रखते हैं तो उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस जब फ्रिज में रखने की वजह से होता है तो वो ठोस में भी रहता है और द्रव में रहता है। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जब पानी को उबाला जाता है तो उसकी अवस्था द्रव भी रहती है और वाष्प यानी कि भाप में भी आ जाती है। तो हमने 5वें क्वेश्चन से ये समझा जल की अवस्था 25 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसे कैसे होती है। उसके बाद हम देखेंगे 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 6वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि
प्रश्न 6 हमें ये कह रहा है पुष्टि हेतु कारण दें। तो जल जो है कमरे के ताप पर द्रव है और बी क्वेश्चन ये है कि लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है। यानी जल कमरे के तापमान पर द्रव के हैं क्यों है और अलमारी जो है कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है। तो देखिए इसका एक कारण है। सबसे पहला, जो द्रव होते हैं उनके कण जो हैं काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। काफ़ी दूर होने के कारण उनका आकर्षण बल कणों के बीच कम होता है, वह आपस में बने रहते हैं, आपस में एक दूसरे को कमजोर बल के द्वारा बने होते हैं, जिसके कारण उनके कण गतिज ऊर्जा करते हैं। इसीलिए कमरे के तापमान पर जल जो है द्रव अवस्था में है। लेकिन जो अलमारी है उसके कण जो है आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मजबूती के साथ बने होते हैं। मजबूती के साथ बने होने के कारण उनकी गतिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसके वजह से अलमारी जो है कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए द्रव में अंतरा आणविक बल इतने प्रबल होते हैं कि द्रव के अणु को आपस में बांधे रख सके, ठीक है। हमने ये समझा कि ये द्रव है तो ये एक दूसरे को तो बांधे रखते हैं, परंतु इतना नहीं कि उनके स्थानांतरित गति को रोक सकें, इतना नहीं बने होते हैं कि ये इनके गति को रोक सकें। इसीलिए जल जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। उसके बाद बी वाला हम पढ़ेंगे, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस है, ऐसा क्यों। तो इसका आंसर है आयरन यानी कि अलमारी जो है प्रबल आकर्षण बल, अलमारी जो है ठोस प्रबल आकर्षण बल तथा अंतरा आणविक दूरी कम होने के कारण यह ठोस है, ये कारण है। तो हमने समझा कि जल कमरे के तापमान पर द्रव क्यों है और लोहे अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस क्यों है। तो अब हम लोग 7वां क्वेश्चन करेंगे। 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 273 केल्विन पर बर्फ की ठंडक समान ताप पर जल की ठंडक से कैसे ज़्यादा प्रभावी क्यों होती है। कि यानी कि समान ताप पर एक बर्फ है, ठीक है, और ये मान लीजिए बर्फ है और एक जल है, ये जल है, ये समान ताप पर अत्यधिक ठंडक हमें बर्फ से लगता है बल्कि जल से नहीं, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए होता है गलन की गुप्त ऊष्मा की वजह से, क्योंकि जब बर्फ बनता है तो वह 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा ऊष्मा बनते समय इतना ऊष्मा ले लेता है, जिसकी वजह से ये हमें अत्यधिक ठंडा महसूस होता है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे क्योंकि गलन के समय बर्फ पदार्थ से ऊष्मा ले लेता है तथा पदार्थ को ठंडक ज़्यादा लगती है। बर्फ 3.3 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा ऊष्मा लेता है, जो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा है। इसी के वजह से गलन की गुप्त ऊष्मा की वजह से ये हमें अत्यधिक ठंडक बर्फ लगता है, ये इतना ऊष्मा लेने की वजह से। उसके बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जो गुप्त ऊष्मा पर ही आधारित है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप की जल पर ज़्यादा दर्द क्यों होता है। तो जो उबलता हुआ जल है उससे जले हम, ठीक है, और भाप से जले, ठीक है। एक है उबलता हुआ जल का कढ़ाई में जल, और एक उबलते हुए कढ़ाई का भाप का निकलना। इन दोनों से हम जलें तो सबसे ज़्यादा हमें किससे ज़्यादा दर्द होगा, तो भाप वाले से ज़्यादा दर्द होगा। ऐसा क्यों होता है क्वेश्चन के अनुसार। तो हम देखिए क्या होता है, जो ये जल है मतलब कि ये जो द्रव है ये उबल रहा है, तो ये जो जल है, ठीक है,
इससे हम जलते हैं तो हमें उतना महसूस नहीं होता है, क्योंकि ये अभी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। लेकिन जब हम भाप से जलते हैं तो तुरंत हम संघनित होकर द्रव अवस्था में आ जाता है, जिसकी वजह से हमें अत्यधिक ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो इसका उत्तर ये है कि जब भाप जल में संघनित होता है तो इतना पावर, इतना जूल प्रति किग्रा ऊष्मा निकलती है, जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से उबलते हुए जल की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इसीलिए भाप से ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ चुके हैं। गुप्त ऊष्मा की वजह से ही हमें ज़्यादा दर्द होता है भाप से जलने पर। उसके बाद जो 8वां क्वेश्चन है, 8वां के बाद 9वां क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हमें देखना है कि जो प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCD और EF, ठीक है, हमें बताना है कि इसकी अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। यानी कि ठोस, यहाँ ऐसे एरो लगा है, द्रव में हो रहा है। ठोस जब द्रव में बदलता है उसे क्या बोलेंगे? द्रव जो है वो गैस में बदल रहा है उसे क्या करेंगे? जब गैस द्रव में आ रहा है उसे क्या बोलेंगे? जब द्रव ठोस में हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? तो सबसे पहले आप ये देखिए, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। जब किसी पदार्थ में तापमान बढ़ाते हैं तो वह ठोस से द्रव में आता है और द्रव से गैस में आता है। इसी के विपरीत जब हम किसी पदार्थ में तापमान घटाते हैं तो गैस से द्रव में आता है और द्रव से ठोस में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसे हम लोग समझते हैं इन सभी प्रक्रियाओं से, जो छोटे छोटे कीवर्ड हैं। तो जब जैसे कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है तो हमने पढ़ा था वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलन यानी कि गलनांक बोला जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे द्रव से जब कोई पदार्थ गैस में चला जाता है, यानी कि जब खुले बर्तन में द्रव रखा रहता है तो वह वाष्पीकरण हो जाता है, यानी कि द्रव से गैस में, ठीक है, द्रव से गैस में जलता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग वाष्पीकरण पढ़े थे, ठीक है, द्रव से गैस में। उसके बाद संघनन, जब गैस को हम लोग ठंडा करते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। उसके बाद जब द्रव को हम लोग और ठंडा करते हैं तो ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग जमना कहते हैं। अब देखिए, ये बोल रहा है कि जब कोई पदार्थ है ठोस से गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि वो बिना द्रव अवस्था में आए ठोस से जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में आ जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस अवस्था में आ जाता है, जैसे एक कपूर की गोली होती है, उसे हम लोग जलाते हैं तो सीधे ठोस से गैस में आ जाता है। और उसी प्रकार F जो है निक्षेपण, यहाँ पर कोई पदार्थ गैस से ठोस में आ रहा है, जब इसी कपूर के जलने को हम लोग इकट्ठा करके इसे ठंडा करें तो ये फिर से इसी रूप में आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग निक्षेपण यानी कि संघनन बोलते हैं। तो हमने इस वीडियो में पढ़ा क्लास 9 का पहला चैप्टर का अभ्यास प्रश्न NCERT पर आधारित कुल 9 क्वेश्चन थे, जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। इसी प्रकार हम रसायन विज्ञान क्लास 9 का दूसरा चैप्टर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।